सुबह के 10 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर के कभी भी दावा पेश कर सकते हैं नीतीश कुमार आज। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, बिहार का जनादेश क्या कहता है? बिहार के जनादेश को लेकर के ये क्यों कहा जा रहा है कि ये मोदी की जीत है और नीतीश की हार है? इस जनादेश में ये क्यों कहा जा रहा है कि तेजस्वी की जीत है और राहुल की हार है? इसके पीछे की एक वजह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां जहां पर भी रैली हुई वहां पर 69%, मैं फिर से दोहराऊंगा, 69% सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार जीता। लेकिन राहुल गांधी ने जिस इलाके में अपनी रैली की, जहां पर भी जनता को संबोधित किया, वहां पर 75% सीटों पर महागठबंधन की हार हो गई। तो क्या ऐसे में यह माना जाए कि बीजेपी बिहार में आत्मनिर्भर हो गई है? बीजेपी अपने दम पर आगे 243 विधानसभा चुनाव और 40 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती है। और हाँ, कल योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने कहा था मोदी हैं तो मुमकिन है। और आज हम कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को अब नरेंद्र बाहुबली की संज्ञा दे दी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में ये चीज कहते हैं कि कहीं से भी गुजर जाएं, कहीं से भी रैली को कर लें संबोधित और वहां पर चुनाव का एजेंडा सेट कर देते हैं। लेकिन इस चुनाव ने यह भी बताया कि तेजस्वी, जिनकी उम्र है 31 साल, 26 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बने, 31 साल की उम्र में सीएम बनते बनते रह गए, वो तेजस्वी जिनके बारे में यह तक भी कहा गया कि 9वीं फेल हैं, जिनके बारे में यह तक भी कहा गया कि उनके पिता ने तो चारा घोटाला किया था, जिनके बारे में यह भी कहा गया कि अगर आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, उन्होंने कहा नहीं, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की बात करूंगा और ये दिखा दूंगा कि हाँ राजनीति क्या होती है। दिखाया भी, 75 सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन सवाल बड़ा है, राहुल गांधी फेल हैं क्या? राहुल गांधी जब यूपी में अखिलेश के साथ हुए, युवराज फेल। जब बिहार में तेजस्वी के साथ हुए, यहां पर भी बुरी तरह से फेल। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के साथ यह अभिशाप अभी भी जुड़ा रहा कि 1989 के बाद से लेकर के अभी तक पॉलिटिकल रिवाइवल नहीं हुआ? बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। बिहार में फिर बनेगी नीतीश की सरकार। चुनाव के नतीजों के बाद पटना में लगे नीतीश के नए पोस्टर में लिखा, बिहार में तरक्की दिखती है, नीतीश 7वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। आज राज्यपाल से मिलकर दावा पेश कर सकते हैं नीतीश कुमार। और आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं बीजेपी दफ्तर में जश्न और आरजेडी के दफ्तर में किस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजेपी के दफ्तर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं, जेपी नड्डा की तस्वीरें हैं। और बिहार चुनाव के नतीजों को बीजेपी पूरी तरह से निर्णायक मान रही है। तो आरजेडी ने भी कई सवाल उठा दिए हैं। आरजेडी ने यह भी कह दिया कि धांधली की गई है। आरजेडी का कहना है करीब 2 दर्जन सीटों पर स्थानीय प्रशासन ने गड़बड़ी कर दी है। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री हैं और इसके अलावा आरजेडी के नेता मनोज झा को सुनिए। बिहार के चुनाव में एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। बिहार की जनता का अभिनंदन और कृतज्ञता। मैं विशेष रूप से अपने बिहार की महिलाओं, माताओं और बहनों का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने जिस तरह से बड़ी संख्या में एनडीए को जिताया, तो ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक नई शुरुआत है। और बिहार के नौजवानों ने भी ये विश्वास प्रकट किया कि अगर हमें रोजगार मिलेगा तो एनडीए की अगुवाई में ही मिलेगा और डबल इंजन सरकार के प्रभाव से ही मिलेगा। साफ है, आप देखेंगे कि आंकड़े को लेकर के भी हम आश्वस्त हैं। सरकार हम बनाएंगे ही, लेकिन एक खेल करने की कोशिश हो रही है। हमने चुनाव आयोग को भी कहा, जहां जहां कम मार्जिन की है, जैसे परिहार में नतीजा देखिए कैसे दिया जा रहा है। भोरे माले जीत चुका था, अब उसको फिर से वहां रिकाउंटिंग करवाई जा रही है। हिलसा में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, अब कह रहे हैं कि आप 17 वोट से पीछे हैं। इस तरह की चीजें यहाँ मुख्यमंत्री, मैं तो चाहूंगा आप सब लोग कैमरा लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में जाइए और देखिए उन चेहरों को, वो बैठ के वहाँ कौन सा कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव संविधान के दायरे में चलता है। अगर आप उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं 40 वोट से,
तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप जनमत पे कुठाराघात। बहुत बार क्या होता है ना, हालांकि ये कांग्रेस का पॉलिटिकल नैरेटिव अक्सर ही रहा है कि अगर चुनाव में हारे तो ईवीएम के आ जाते हैं सहारे। और आपको याद होगा कि अंतिम चरण का चुनाव आते आते राहुल गांधी ने यहां तक भी कहा था कि ईवीएम यानी इलेक्टोरल वोटिंग मशीन नहीं है, बल्कि ये असल में एमवीएम है। एमवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन। इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही थी। एक बार फिर से डिबेट को कर देते हैं ओपन। शिवम त्यागी बीजेपी के नेता मेरे साथ में है, मोहम्मद नेमतुल्लाह जेडीयू नेता, अजय अरोड़ा कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, निरंजन पोद्दार आरजेडी सपोर्टर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अंबिकानंद सहाय जी हैं, देश के जाने माने पत्रकार। शिवम त्यागी जी, आरजेडी के नेता मनोज झा का यह कहना है कि देर रात में संविधान का चीरहरण किया गया है। आरजेडी का यह कहना है। अच्छा, शिवम त्यागी अभी हमारे साथ में नहीं है, चलिए जेडीयू के पास में चलते हैं, मोहम्मद नेमतुल्लाह के पास। अच्छा, शिवम आ गए हैं। शिवम, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोगों ने संविधान का चीरहरण किया। आरजेडी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनके कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर के उनका सर्टिफिकेट रुकवा दिया देर रात ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। इस तरह की बातें आरजेडी की तरफ से की गई हैं। देखिए, मुझे लगता है राशिद भाई, अगर हम बात करें खास तौर पर इस तरह की एलिगेशंस की, तो अब इस देश में इन एलिगेशंस के लिए कोई जगह होनी नहीं चाहिए। खास तौर पर 2014 के बाद से आप एक चीज को देखेंगे, नोटिस करेंगे, वो ये कि जहां पर कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी दल चुनाव जीत कर आते हैं, वहां पर ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रही। बावजूद उसके जैसे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत कर आती है, आगे आती है, ईवीएम में परेशानी आ जाती है, वहां पर दिक्कतें हुई हैं, वहां पर स्थानीय प्रशासन ने मदद किया है। ये कब तक इन एलिगेशंस के भरोसे आप आगे चलते रहेंगे? ठीक है, अगर आपको कहीं परेशानी है, आपने किसी पर्टिकुलर सीट पर रिकाउंटिंग करा ली, वो बेहतर है, लेकिन झारखंड में ईवीएम पर क्या हो गया था, पंजाब में ईवीएम पर क्या हो गया था, दिल्ली में ईवीएम पर क्या हो गया था, मध्य प्रदेश में भी अगर हम इनिशियल लेवल पर बात करें तो क्या हो गया था। ये इस तरह की मतलब बेहुदा एलिगेशंस अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने इलेक्शन कमीशन को डिग्रेड कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। जहां एक दुनिया की सबसे बेहतर और बढ़िया कंट्री जिसको हम कहते हैं, वो अपने इलेक्टोरल वोटर्स आज तक डिसाइड नहीं कर पाई, और करीब 70 मिलियन वोट्स के लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल किया। और आज हिंदुस्तान में अगर 60-65 करोड़ वोट्स भी पड़ते हैं, तो उसमें भी हमारा इलेक्शन कमीशन 12 बजे तक सारी चीजें क्लियर कर देता है। अपने संसाधनों को इस तरह से क्रिटिसाइज करना ठीक कहीं ना कहीं नहीं है। अगर हार है तो स्वीकार कीजिए, जीत है तो स्वीकार कीजिए। झारखंड में हम हारे, हमने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया। दिल्ली में हम हारे, हमने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया। आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, ठीक है शिवम, ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और आप आरजेडी के सपोर्टर भी हैं। समझ में नहीं आता है, हार को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? एक कहते हैं कि लोकतंत्र में स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट भी होनी चाहिए, वो है ही नहीं आप लोगों में। अब मनोज झा देर रात कह रहे हैं भाई नीतीश सुशील मोदी बैठ करके प्रशासन को कंट्रोल कर रहे हैं, नीतीश सुशील मोदी बैठ करके एक अणे मार्ग पर, और ये लोग डीएम को फोन कर रहे हैं, पीठासीन अधिकारियों को फोन कर रहे हैं। कोई ऐसा करता है क्या? राशिद भाई, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे मन में अगर जैसे मान लीजिए किसी पार्टी के मन में कोई दुविधा है, या उस पार्टी को अगर किसी चीज पे शंका है, वो शंका व्यक्त करना भी क्या नाजायज है? क्या वो भी संविधान के खिलाफ है? अब जो बात कर रहे हैं, अरे दुविधा भी जायज होनी चाहिए ना। ईवीएम की ही बात नहीं है। अब दुविधा अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो क्या करेंगे? दुविधा अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो क्या करेंगे? नहीं, पूर्वाग्रह नहीं राशिद भाई, मुझे एक बात बताइए आप। ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार ही नहीं है, जिता दिया जाता है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी तरह से उन्हें बाहर निकाला जाएगा, और इसी तरह से आप लोग हार मानने को, हार स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। तो क्या उसके अंदर संदेह पैदा नहीं होगा? राशिद भाई, ये एक तो बीच में बोलने वाला जो मामला है ना, उससे मैं अपनी बात नहीं रख पाता। मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि भाई एक कैंडिडेट को पहले जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है, और रात सवाल है राशिद भाई, ये संदेह बाकी जगह क्यों पैदा नहीं होता जब आप जीतते हो? यहाँ पे भी ये जैसे वो वहाँ पे जैसे चुनाव सेटिंग हो रही है ना, यहाँ पे डिबेट सेटिंग हो रही है। अब ये डिबेट को भी ये फिक्स कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जब भी मेरा टाइम आता है, जब भी मैं बोलना चाहता हूँ, ये बीच में बोलना चालू कर देता है। शिवम त्यागी बोलने दीजिए, शिवम त्यागी बोलने दीजिए ना। ओवरलैप नहीं, ओवरलैपिंग करते हैं, किसी की बात समझ में नहीं आती है, सार्थक बहस होती नहीं है। मुझे टीआरपी चाहिए ही नहीं। ऐसे डिबेट हो पाएगी? हाँ बोलिए निरंजन जी, बोलिए। के साथ साथ
आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे ये किसी चीज को प्रभावित करते हैं। आपके सामने राष्ट्रीय समाचार चैनल पे अगर ये डिबेट को प्रभावित कर रहे हैं, अगर ये मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए एक गांव देहात के अंदर बैठे हुए पीठासीन अधिकारी के साथ ये क्या करेंगे। अब मैं जिस बात का सवाल था उस बात के जवाब पे आता हूं। आप मुझे एक बात बताइए राशिद जी, शाम को 3:30 बजे एक कैंडिडेट को 300-350 वोटों से जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद में उसकी रिकाउंटिंग करते करते रात को 11 बजे कह दिया जाता है कि तू 17 वोटों से हार गया है। इसको आप किस नजर से देखेंगे? क्या उस व्यक्ति के मन में संदेह पैदा नहीं होगा? और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं जीत और हार की, देखिए आज सब जानते हैं कि वहां की जो मशीनरी है, वहां का जो प्रशासनिक ढांचा है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, इस चीज को सब देख रहे हैं। बात यहां केवल ईवीएम की नहीं है, बात मशीनरी की है। और जिस तरीके से कम से कम 20 सीट के ऊपर जो कल गफलत हुई है, जहां बहुत कम मार्जिन था, वहां पे निश्चित रूप से गफलत हुई है, वरना ये परिणाम आज आपको और नजर आते। शिवम, हाँ निरंजन जी, आपकी बात मैं शब्दशः मान गया। मैंने मान लिया कि नीतीश कुमार जो है एक अणे मार्ग पर बैठ करके सुशील मोदी के साथ में फोन किया, जितना भी मैनिपुलेशन हो सकता था मैनिपुलेशन कराया, पीठासीन अधिकारी को फोन किया, डीएम को फोन किया, इलेक्टोरल वोट जितने भी हैं उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की, वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की, काउंटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की। मान ली, आपकी सारी बात मान ली, लेकिन जानते हैं मुझे सबसे ज्यादा हंसी क्यों आती है? अब सुनिए ना, निश्चित रूप से ऐसा हुआ। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, नहीं निरंजन जी अब सुनिए आप, मैंने सारी बात मान ली, लेकिन मुझे हंसी आ रही है आपकी बात पे। जानते हैं क्यों मुझे हास्यास्पद क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है, अगर नीतीश कुमार को यह करना होता ना, पिछली बार 73 सीटें थी, इस बार 43 हो गई हैं, तो सबसे पहले नीतीश कुमार अपने लिए करते, सबसे पहले नीतीश कुमार जेडीयू के लिए करते, सबसे पहले नीतीश कुमार ये सुनिश्चित करते कि अगर धांधली करनी है ना तो जेडीयू की लकीर छोटी नहीं होनी चाहिए। नहीं, किसी बात का सिर पैर होना चाहिए, किसी बात का सिर पैर होना चाहिए। मोहम्मद नेमतुल्लाह को लेकर के आते हैं, उसके बाद अंबिका जी बोलेंगे। मोहम्मद नेमतुल्लाह, नीतीश कुमार के ऊपर आरोप, नीतीश कुमार पर आरोप कि घर से बैठ करके फोन किया, प्रभावित करने की कोशिश की काउंटिंग। नीतीश कुमार जी ईमानदार आदमी है, ये प्रभावित करने रहे, प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले आदमी है, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास करते हैं, हाँ। यकीन करते हैं। और आप सही कहा कि अगर नीतीश कुमार अगर करते कोई धांधली का और किसी तरह का पेच रहता नीतीश कुमार में करना होता तो सबसे पहले जेडीयू का फायदा पहुंचाते ना, जेडीयू का फायदा पहुंचाते। पिछली बार 71 सीट थी, इस बार घट गई, इतना ज्यादा श्रिंक हो गए, सिकुड़ करके 43 पर आ गए, 71 से 43 पर आ गए। लेकिन अजय अरोड़ा भी मानने को तैयार नहीं है। अजय अरोड़ा जी, आप लोग ये किस तरह की बातें लेकर के आते हैं? कहते हैं कि जहां पर विचारों का दिवालियापन होता है वहां पर आती है ईवीएम रिगिंग। जहां विचारों का दिवालियापन होता है अजय अरोड़ा जी, वहां पर बात ये आती है कि भैया सैटेलाइट जो होता है ना वो तो रिमोट से चल जाता है, तो ईवीएम भी रिमोट से चल जाएगा। क्या बात करते हैं भाई आप लोग? अरे हार को स्वीकार कीजिए ना। आप लोग भी रिमोट लेकर के बैठते थे क्या? वो बात सही कही जाती थी क्या कि सारा रिमोट 10 जनपद पर होता है? क्या अब उदित राज कह रहे हैं रिमोट सैटेलाइट। वाह राशिद जी, क्या प्रश्न करने का, क्या कैंडिडेट को पूछने का कोई अधिकार नहीं इस लोकतंत्र में? अरे अधिकार तो है, अगर मतगणना हो रही है अधिकार तो है, कोई भी उम्मीदवार, लेकिन अगर उसे कोई डाउट है, से प्रदत्त की गई शक्तियां जिन संस्थानों के साथ में है उन पर तो सवाल मत उठाइए ना। उन पर सवाल मत उठाइए ना। मैं आपकी बात से 1952 से लेकर के 1952 से लेकर के राशिद जी, मैं आपकी बात को अन्यथा नहीं ले रहा। मैं राशिद जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूछने का अधिकार है और इसका बल्कि स्वागत करना चाहिए कि आपने कोई बात की, अगर मन में शंका है, इसमें बुराई क्या है? पहली बात तो यह है, इसमें क्या बुराई है? अगर किसी के मन में आ गई कि पहले जीता दिखा दिया, नहीं, आपके बीच में मैं नहीं बोला भाई साहब। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो उसकी बात माननी चाहिए, ये नहीं कि उसको अन्यथा ले लें आप। क्यों अधिकार नहीं है? क्यों ये जो लॉ बना है, ये जो कानून है, मतगणना कानून, इसमें भी काउंटिंग सारी। अजय अरोड़ा जी, मेरे मन में एक सवाल उठता है, सुनिएगा।
1952 से लेकर के 1967 तक, 1952 से लेकर के 1967 तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है। ईवीएम का वो जमाना नहीं था, पोस्ट बैलेट का वो जमाना था। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस ने भी इतने दिनों में, इतने सालों तक एक छत्र राज करने के लिए चुनाव में धांधली की है? राशिद जी, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। आपको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। और जहां तक आपने अतीत की बात की, इस सभी को पता है कि देश किस तरह सींचा है और जिस तरह से अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। जब कोई नई चीज आती है राशिद जी, जब कोई व्यवस्था बनती है तो उसमें पूछने में क्या बुराई है। आज सब टेक्निकल चीजें हैं और हैक भी हो जाती है, सब बातें हैं। जो मैनुअल बैलेट थे, आगे आप लोग यही पूछते रहिए। और जब पूछने की बारी आती है ना, आप लोगों को अजय अरोड़ा जी सम्मान, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं अजय जी। आप जमीन से जुड़े नेता हैं, हमेशा तथ्यों वाली बात करते हैं, बहुत ही सभ्य हैं, बहुत ही संजीदा हैं। लेकिन जब सवाल करने की बारी आए ना, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर एक सवाल और भी कीजिएगा कि राहुल गांधी की वजह से, राहुल गांधी के चेहरे की वजह से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ। अंबिका जी के पास में चलते हैं। अंबिका जी, भारत कांग्रेस मुक्त है, इतना तो तय है। कांग्रेस सहयोगियों की सरकार सिर्फ 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, पंजाब में कांग्रेस अपने दम पर है। बाकी महाराष्ट्र, झारखंड में सरकार में सहयोगी है और पुडुचेरी में कांग्रेस और द्रमुक सरकार में है। कुल मिला जुला करके इतना भर का आंकड़ा है। अगर भारत कांग्रेस मुक्त है तो फिर क्या भारत बीजेपी युक्त है या मोदी युक्त है? बहुत सुंदर सवाल है। इस सवाल पे मैं आपके माध्यम से दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कैन यू इन योर राइट्स माइंड इमेजिन बीजेपी विदाउट मोदी? मोदी ही ताकत आ जाए राशिद भाई, और यह एक निर्विवाद सत्य है। थोड़ी देर काल्पनिक तौर पे मोदी जी के बगैर भारतीय जनता पार्टी की कल्पना करिए। मैं समझता हूं जवाब सबको मिल गया। बीजेपी विथ मोदी बिकम्स ए डेडली फोर्स। बीजेपी विदाउट मोदी मीन्स नथिंग। अब आइए कांग्रेस पे जो आपने सवाल किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर एक चीज सिर्फ रियलाइज कर ले कि उसकी समस्या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के समर्थक या विरोधी नहीं है, उसकी समस्या उसकी स्वयं की नेतृत्व है। देखिए, नेतृत्व में ये मूर्ति पूजकों का देश है राशिद भाई। यहां पे नेतृत्व के चमक से वोट पैदा होते हैं। वो है ही नहीं कांग्रेस पार्टी में। और आपने बहुत खूबसूरती से बताया आंकड़ों के माध्यम से कि जहां जहां राहुल गांधी गए वहां बंटाधार हो गया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि 19 सीटें जो कांग्रेस जीती है वो तेजस्वी की देन है। जी, एकदम ठीक बात। अजय अरोड़ा जी के पास, इससे पहले कि चलूं शिवम त्यागी के पास में जाना बहुत जरूरी है। हालांकि बिहार को अब नीतीश की ड्राइविंग स्किल पर शक होने लगा है और नीतीश की ड्राइविंग स्किल का ये जो शक है बीजेपी के लिए लकीर बड़ी कर गया। लेकिन शिवम, जो बात अंबिका जी कह रहे थे, उनका कहना यह है कि बीजेपी का मतलब ही मोदी, और बिहार में ही नहीं बल्कि बाकी और भी जगह की हम बात करेंगे। अब बिहार का ही आप उदाहरण ले लीजिए। वहां पर बड़े बड़े नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, सुशील मोदी जैसे नेता हैं, गिरिराज सिंह जैसे नेता हैं, अश्विनी चौबे जैसे नेता हैं, बहुत बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई फेस नजर आता है प्रधानमंत्री, अच्छी बात है क्योंकि सर्व स्वीकार्य चेहरा है। यूपी में कोई अगर चेहरा नजर आएगा तो योगी से भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भी कहीं पर अगर आप चले जाएं तो पहला चेहरा जो नजर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री के बिना बीजेपी कुछ भी नहीं? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज को बड़ा क्लियर कर लेते हैं कि इस देश में और दुनिया में इस समय इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा हैं, विदाउट अ डाउट। ये क्लियर कर लेते हैं। अब इसके बाद चलते हैं इतिहास में। जो तटस्थ पत्रकार साहब से आप बात कर रहे थे वो बहुत तजुर्बेकार नजर मुझे आ रहे हैं और बहुत
मतलब अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स को उन्होंने देखा है, तो थोड़ा इतिहास में ही लेकर चल लेते हैं। आप क्या कहेंगे, इंदिरा गांधी जब कांग्रेस में थी तो उनके अलावा कोई चेहरा नहीं था क्या? आप क्या कहेंगे, जब जवाहरलाल नेहरू थे तो कोई चेहरा नहीं था क्या? 2013 से पहले चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी अटल जी के राज में रही ना सरकार में। आज आपने अभी 5 नेता बैठकर मेरे को बिहार के बड़े गिनवा दिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, केंद्र सरकार से की तरफ से या केंद्र के किसी भी नेतृत्व की तरफ से एक रैली हुई क्या? 6 सीटें हम लेकर आए। एमपी में हुई क्या? कितनी सीटें? 18-19 सीटें, 19 सीटों पर हम लीड कर रहे हैं। बताइए आप मुझे, इसके अलावा तेलंगाना तक हम जाकर 1 सीट लेकर आए। नहीं, आप मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा तो समय दीजिए ना राशिद भाई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी इस दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड आज हैं। उनके फेस पर रिलाय करना, चुनाव लड़ना, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना सबसे बड़ी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अटल जी के समय में भी थी, इसी तरीके से जैसे कि कांग्रेस इंदिरा जी के समय में भी थी, राजीव जी के समय में भी थी, उससे पहले नेहरू जी के समय में भी थी। एक स्वर्णिम समय होता है हर किसी नेता का, और यह बात हर कोई जानते हैं। लेकिन पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति की ना होकर पार्टी सबकी है, और भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की ऊपर से नीचे तक लेकर फहरिस्त है। 2013 से पहले तो आदरणीय मोदी जी केंद्र में नहीं थे, तो आप देखिए किस तरह की सिचुएशन रही। तमाम नेता उस समय पर भी थे, उससे पहले हम 2 बार सरकार में रहे, अटल जी 2 बार 3 बार कांग्रेस के जिस दौर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के उस दौर की वजह से ही आज कांग्रेस का यह हाल हो गया है। क्योंकि एक जमाना था जब इंदिरा गांधी के लिए इस तरह के स्लोगन रेस किए जाते थे कांग्रेस के अंदर से ही कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और जब इंदिरा गांधी ब्रांड ही बन गई थी ना, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार में जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी। शाम 6 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी जीत का बड़ा जश्न मनाएगी। अभी की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन हाँ, यहां पर ब्रांड मोदी की बात हो रही है। अजय अरोड़ा जी के पास में जाना जरूरी है। अजय अरोड़ा जी, मोदी भी ब्रांड बन गए, तेजस्वी भी ब्रांड बन गए, सुशासन के ब्रांड नीतीश भी बन गए, लेकिन राहुल गांधी ब्रांड क्यों नहीं बन पाए? अगली बात, बिहार में 12 जिले 109 सीटें कवर की, प्रधानमंत्री ने 66 पर जीत, 46 पर हार, स्ट्राइक रेट 61%। राहुल गांधी 8 जिले 49 सीटें कवर की, 12 जीत 37 हार, स्ट्राइक रेट 24.48%। राहुल ब्रांड क्यों नहीं बन पाते कांग्रेस के लिए? राशि जी चिंता ना करें, हमारे जो ब्रांड हैं नहीं वो ब्रांड ही रहेंगे। चिंता हम थोड़ी करते हैं, चिंता आपको करनी चाहिए, मुझे क्या चिंता है? मेरे लिए तो भाई लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र मजबूत रहे, मुझे कोई चिंता करनी नहीं है। बिल्कुल राशि जी, हमारा आंतरिक मामला है और हमें पता है हमारा ब्रांड कैसा है, और हमारा ब्रांड ऑन सेल नहीं है। बाकी ब्रांड पे सेल चल रही है, हमारे ब्रांड पे सेल नहीं है। कोई बात नहीं, अभी वक्त है, आने वाले समय में ये ब्रांड उभर के आने वाला है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, दोबारा डिबेट में बैठेंगे, इस ब्रांड के बारे में बता देंगे आपको। अच्छा, इस ब्रांड को लेकर निरंजन जी से मैं कोई सवाल करना चाहूंगा। निरंजन जी, दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, दर्द सबसे ज्यादा किसने दिया? दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाहुबल ने दिया, या असल दर्द आपको राहुल गांधी से मिला? अंदर ही अंदर सोचते तो होंगे ना कि काश अकेले चले जाते। राहुल गांधी से अच्छा स्ट्राइक रेट तो लेफ्ट पार्टीज का रहा, इससे अच्छा तो ऐसा है कि एकला चलो ही निकल लेते, वही ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर रहता। हार का ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे? राशि जी मुझे बिना इंटरप्ट आप 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि इतने लाव लश्कर के साथ और इतने ब्रांडेड नेता, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता नरेंद्र मोदी जी चुनाव के अंदर जाते हैं और सबसे पहले तैयारी करते हैं, असीमित संसाधन के साथ लड़ते हैं और सीट लेके आते हैं 124 या 125, और एक अकेला तेजस्वी यादव, आप ये मान के चलिए अपने दम पे वो चल रहा है, और उसके पास विरासत का उसके सर पे एक वजन है। जो विरासत के अंदर जिस तरीके से इन्होंने किया है, जो इन्होंने जिस तरीके से इनके प्रति दुष्प्रचार किया है, लोगों को डराया है कि देखो आप जैसे 50-50 कोस दूर तक अगर बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो वैसे लोगों को डराया है इन्होंने। क्या अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है? उसके बावजूद उस 31 साल के अनुभवहीन एक युवा ने आज 110 सीटें। तो मुझे एक बात बताइए, असलियत में ब्रांड कौन हुआ? नरेंद्र मोदी जी
अब बीता हुआ कल होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बीता हुआ कल ही होते जा रहे हैं। निरंजन जी, लेकिन निरंजन तेजस्वी जी, यादव आपकी बात से मैं भविष्य डिसएग्री है, कर ही नहीं वो रहा। आपको दिखाई तेजस्वी देगा। यादव ने अपने आप को यह साबित किया है कि 31 साल की उम्र में भी एक मैच्योर नेता क्या होता है। तेजस्वी ने अपने आप को यह साबित किया है कि अगर सामाजिक न्याय को छोड़कर सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं तो वो कितने मजबूत हो चले हैं। मैं खुद ये बात बोल रहा हूं, शुरू से लेकर के अभी तक मैंने ये बोला है कि पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं ना कि आप लोगों ने अगर सरकार नहीं बनाई तो इसके पीछे की वजह क्या है? कि आपको लगता नहीं कि कांग्रेस का साथ ना पकड़ा होता, कांग्रेस को इतनी सीटें ना दी होती, वहां पर भी आरजेडी ही लड़ जाती तो ज्यादा बेहतर होता? लगता नहीं है क्या? ऐसा है राशि जी, इसका मैं जवाब देता हूं आपको। इसके लिए देखो, ऐसा है, पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठेंगे और मंथन करेंगे, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके अंदर नहीं कुछ कर रहे हैं रणनीतिक कमियां हमारे में रही नहीं होंगी। कर रहे हैं। यह मान के चलिए कि हमने मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए अनुभव और अनुभवहीनता का थोड़ा सा फर्क तो होता है। जैसे आज मान लीजिए सीमांचल में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो गिनी पिग के रूप में ओवैसी जी को उतारा, और उन्होंने जिस तरीके से हमारे वोट काटे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आरजेडी के महागठबंधन के वोट उन्होंने काटे हैं, तो उससे भी कुछ डैमेज हुआ है। इस चीज का पार्टी को अंबिका जी एक चीज बताइएगा मुझे। हाँ ठीक है, अंबिका जी एक चीज बताइएगा मुझे। सीखता है आरजेडी का जो वोटर है, आरजेडी का वोटर कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ अपने आप को अलाइन क्यों नहीं कर पाया? आरजेडी का वोटर कांग्रेस की कैंडिडेट के साथ अपने आप को अलाइन क्यों नहीं कर पाया? अंबिका जी, मैं तो ये मानता हूं राशिद भाई कि आरजेडी का ही जो वोट था वही कांग्रेस को गया। कांग्रेस अपना वोट कोई खास है नहीं, बचा ही नहीं है। जो वोट उनको मिला वो अधिकांश आरजेडी का ही वोट है। आप इनसे स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हुई है। देखिए, बेस्ट एग्जांपल है तमिलनाडु। जब समीकरण बनता है, गठबंधन होता है, छोटे छोटे पार्टियों का अहम रोल है। इनसे स्ट्रैटेजिक मिस्टेक ये हुई कि चुनाव के 3 दिन पहले नाव से उतर गए साहनी जी, कुशवाहा जी। अरे 1% भी वोट इन पे ऐड हो जाता आज तो 110 और ये 25 है, ये तो उलट ही जाता। ठीक कह रहे हैं। दूसरी चीज, आने वाले दिनों में बिहार बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनने वाला है। और ये वही बिहार है जहां क्रांति पैदा होती है। ये वही बिहार है जहां पर जनेऊ आंदोलन चला। ये वही बिहार है जहां पर यह कहा गया कि जाति छोड़ो और जनेऊ तोड़ो। ये वही बिहार है जहां पर यह नारा गढ़ा गया कि पिछड़े पावे 100 में 60। ये वही बिहार है जहां से असल में मंडल आंदोलन की आग जली। ये वही बिहार है जिसने संपूर्ण क्रांति का जनक रहा। ये वही बिहार है जिसने कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया। ये वही ठाकुर है जिसने बड़ी बड़ी रथ यात्राएं रोकी हैं। ये वही बिहार है जो ये समझता है कि किसे गद्दी पर बिठाना है, किसे गद्दी से उतारना है। लेकिन हाँ, कहां पर थोड़ी सी चूक तेजस्वी से हो गई ये समझना भी जरूरी है। और इससे ज्यादा यह भी जानना जरूरी है कि बीजेपी के तमाम नेता ये क्यों कहने लगे हैं कि नीतीश को दिल्ली जाना चाहिए। नीतीश को दिल्ली भेज करके क्या पीछे फिर से कोई गेम चल रहा है क्या? क्योंकि एक गेम चला था जहां पर यह कहा गया था कि एलजेपी को बीजेपी ने बी टीम के तौर पर आगे कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि मोदी जी का मैं हनुमान हूं, सीना चीर करके मैं दिखा दूंगा। लेकिन आगे अगर नीतीश को कहा जा रहा है कि दिल्ली जाएंगे, क्या यह माना जाए अभी नहीं तो 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का तो नहीं होगा? यही सवाल आगे। एनडीए ने बाजी मार ली। बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं। डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है।
अभी की बड़ी खबर यह है कि अब से ठीक आधे घंटे के बाद चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चिराग पासवान। चुनाव में एलजेपी को मिली है सिर्फ 1 सीट और चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यकीनन ये बताएंगे कि अगर 135 सीटों पर चुनाव लड़ा है तो कहां पर रणनीति में रह गई कमी। और बिहार में बीजेपी की जीत पर मनोज तिवारी का क्या कहना है, सुनिए। हैं ना आज महागठबंधन के लोग, ये है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ना मानने वाला परिचय, अराजक परिचय, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रोडक्शन। और हमारे बिहार की भाषा में कहते हैं ना, ये रोवना और लंपट लोग हैं। कुल मिला के बिहार की जनता को बहुत धन्यवाद है और बिहार में एनडी की जय जयकार है। बिहार की महान जनता को नमस्कार है। तो जो अपनी हार को देखने के बाद रोवनई और बवाल पे आ जाए, वो महागठबंधन नहीं है, वो छोटा गठबंधन है। न केवल बिहार के चुनाव बल्कि अगर पूरे देश के जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पे बाई इलेक्शन हुए हैं। गुजरात में देखें आप, मणिपुर में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में, सब जगहों पर जो बाई इलेक्शंस हुए हैं और बिहार का चुनाव, हम एक शब्दों में कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के परिश्रम और परिणाम का नतीजा है। बिहार में बाहर आई, एनडीए ने कमाल करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में और देश भर में जिस कदर विश्वास जनता का है, लोग देश की तरक्की चाहते हैं और जो विपक्षी दल नकारा राजनीति करते हैं उसको लोगों ने नकारा है। देश का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नारा अब देश में चलेगा। दीपावली के मौके पर यह विजय आया है। सबको दीपावली की भी हम शुभकामनाएं देते हैं। पोस्टर्स एकदम चस्पा कर दिए गए हैं, ये दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि ये पता चल सके आपको भी कि जेडीयू में फिलहाल आखिर चल किस तरह से सब कुछ रहा है। ये एक पोस्टर देखिए जो लगाया गया है, नो कंफ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन का, जो डबल इंजन सरकार का जिक्र बार बार किया जा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आते हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी। एक और जो यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है, आप देख पा रहे होंगे, बिहार में काबा, इस सवाल के साथ फिर से नीतीश कुमार बा बूझल बबुआ। ये साफ तौर पर देखिए एक तंज के तौर पर आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जो हैं वो सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुए। हालांकि सवाल है उस बात को लेकर, लेकिन उस पर बाद में हम आएंगे। फिलहाल बात पोस्टर्स की है। सीएम ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार का यहाँ पर वेलकम किया गया है और उसके अलावा आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जेडीयू दफ्तर से लाइव अभी बरखा मेरे साथ में थी। बरखा के पास में दोबारा हम चलते हैं, एक बार डिबेट को फिर से हम ओपन कर देते हैं और शिवम त्यागी के पास सीधे हमें जाना चाहिए। शिवम जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अश्विनी चौबे जैसे नेता अब ये कहने में क्यों लग गए हैं कि नीतीश को दिल्ली जाना चाहिए? भाई नीतीश सुशासन बाबू हैं, 3 बार सीधे तौर पर हाल के दिनों में राज किया है, 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, 15 साल से उनका शासन है। क्यों दिल्ली भेज करके ही मानेंगे आप लोग? देखिए मुझे लगता है नहीं राशिद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शाम को जिसमें क्लियर कट कहा गया कि कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारे जो एनडीए के नेता हैं वो नीतीश कुमार हैं और बिहार के आने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर हम बात करें बिहार में, तो वहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता जितने भी लोग हैं सभी बेहद उत्साहित होते हैं। और जब उत्साह आप में होता है तो आप चीजों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई अलायंस हो, वो उसका एक तरीका होता है, उसका एक फॉर्मेशन होता है, उसके कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से ही उसको आगे बढ़ाया जाता है। जहां तक लगता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है वो भी आपके सामने है। मुझे लगता है आप भी उतनी ही बेहतर तरीके से, बल्कि मैं तो ये कहूंगा या फिर अति उत्साह है ना, वहां पर देखिए नेमतुल्लाह जी बहुत ही ज्यादा चिंता में डूब गए हैं। नेमतुल्लाह जी, ये बीजेपी वाले तो कहने में लग गए हैं नीतीश जी को जाना चाहिए दिल्ली, नीतीश जी दिल्ली जाएं, नहीं, दिल्ली भेज करके रहेंगे भाई है हमारे, ऐसे तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। नेमतुल्लाह जी
10 मिनट फ्री कर देना। अब दिल्ली भेज कर आएंगे नीतीश जी को। भाई माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, ये सारे लोग मोहर लगा चुके हैं नीतीश कुमार से कि हमारी कम भी वोट या ज्यादा उनकी वोट संख्या आएगा, उसके बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो बिहार के। ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इस बात का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर कर दिया गया, लोग जाके नीतीश कुमार जी से मिले भी। लेकिन एक चीज मानिए मोहम्मद नेमतुल्लाह जी, एक चीज आपको माननी चाहिए कि नीतीश का ये फेल्योर है। नीतीश का ये फेल्योर है। 71 से 43 सीट पर आ जाना नीतीश का ये फेल्योर है। जेडीयू का 43 सीटों पर सिमट करके रह जाना नीतीश का ये फेल्योर है। सीएम पद का चेहरा नहीं चला है, इस बात को आप माने। सुशासन बाबू का चेहरा नहीं चला है, इस बात को आप माने। शराबबंदी के नाम पर जिस तरह की तस्करी हुई है, इसको आप माने। कोरोना काल में जैसे कोसी में प्रवासी मजदूर लौट करके आए हैं, उनकी नाराजगी का सामना नीतीश नहीं कर पाए, इस बात को आप माने। मानिए इन सब चीजों को। सृजन घोटाला, नाराजगी, मानिए इन सब चीजों को। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, मानिए इन सब चीजों को। नीतीश के खिलाफ नाराजगी की लहर है और बहुत जायज नाराजगी है। राशिद भाई, नीतीश कुमार जो काम किया है, उनका जो लेवल पर जो एम्पावरमेंट हुआ है, जो पंचायतों ने दिया, जो बच्चियों को स्किल और पेशाक दिया, कि घर घर में चर्चा इसका है। इसलिए साइलेंट वोटर आके नीतीश कुमार के पक्ष में दिया। जो शराबबंदी, अब जो साइलेंट वोटर की बात आती है ना, तो बात आती है महिलाओं की। अंबिका जी शायद बेहतर बता पाएंगे। अंबिका जी कम हुआ। कहते हैं कि नीतीश का चेहरा ऐसा है जिसकी बिहार में होती है एक रेनबो पोजीशन। रेनबो पोजीशन का मतलब ये होता है कि थोड़े से वोटर यहाँ से ले लिए, थोड़े कोयरी ले लिए, थोड़े से कुर्मी ले लिए, थोड़े से कुशवाहा ले लिए, थोड़े से राजपूत ले लिए, थोड़े से ब्राह्मण ले लिए, थोड़े से मुसलमान ले लिए, थोड़े से बनिया ले लिए, थोड़े से कायस्थ ले लिए। यही नीतीश की स्थिति रही है। लेकिन नीतीश को ज्यादा मजबूत किया है महिलाओं ने। कहते हैं कि महिलाएं जब भी निकलती हैं वोट देने के लिए, नीतीश वहीं से हो जाते हैं मजबूत। क्या इस बार भी महिलाओं ने नीतीश का साथ दिया है? देखिए, मेरे पास कोई रिसर्च पेपर तो है नहीं, लेकिन एक बात बिहार की राजनीति में निर्विवाद है। ये नीतीश बाबू की जो जाति है कुर्मी, वो बहुत ज्यादा है। तो 4.5% बिहार में, वो उनकी ताकत नहीं है। उनकी ताकत है नंबर 1 उनकी छवि, नंबर 2 जिसका आपने जिक्र किया महिलाएं, उन्होंने बहुत काम किया है उस फ्रंट महिलाओं के लिए। और नंबर 3 ईबीसी को उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया है। इस बार भी मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बार भी उनका वोट महिलाओं का बहुत मिला है, बीजेपी को भी और जेडीयू को भी। आप समझिए, मर्दों से ज्यादा 5% ज्यादा वोट औरतों ने इस बार दिया है। लेकिन इसी सिलसिले में मैं एक बात और कहूंगा। ठीक है, बिहार की एक बड़ी सुखद इस चुनाव में अनुभूति हुई। क्या चाहते हो? ठीक है, मुझे एक पत्रकार की हैसियत से कि कम्युनल पोलराइजेशन नहीं था राशिद भाई, तो दे दोगे बीच में एक ब्रेक और सीमांचल किशन के आसपास तेजस्वी यादव की हार को मैं बहुत बड़ा शुभ संकेत तेजस्वी यादव के लिए मानता हूं। आप सभी गेस्ट से हमारी गुजारिश ये थी कि आप लोग का वक्त बहुत बेशकीमती है। हाँ अंबिका जी आपको रोकना पड़ रहा है। अंबिका जी आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एक बात कहनी बहुत जरूरी है। अंबिका जी दोबारा आते हैं आपके पास में। मैं एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन इन सभी गेस्ट को टीवी स्क्रीन पर बना करके रखें। 9 से 11 बजे तक का वक्त आप लोगों ने दिया था मुझे, लेकिन अजय अरोड़ा जी, निरंजन पोद्दार जी, नेमतुल्लाह जी, शिवम त्यागी जी और अंबिका जी, आपसे मेरी गुजारिश है, विनम्र विनती है मेरी कि अपना बेशकीमती आधा घंटा मुझे और दे दें ताकि मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं 11:30 बजे तक। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन समझिएगा बिहार के जनादेश के कई मायने हैं। जनादेश के मायने यह है कि अब बिहार में जेडीयू बड़ा भाई नहीं है, बल्कि बिहार में अब बीजेपी बड़ा भाई है। बड़ा भाई
और बढ़ा भाई, और बहुत ज्यादा ये भाई बढ़ गया है। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी बिग ब्रदर होने की राह पर ही नहीं है, बल्कि बिग ब्रदर हो चुकी है। और आगे जो भी पॉलिटिकल मॉडलिटीज तय की जाएंगी, इनमें ये देखा जाएगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए आगे आने वाले चुनाव में। और अगली बात यह है कि नीतीश वाकई में नाराजगी का शिकार हुए हैं। जंगल राज जैसा जुमला नहीं चला है, तेजस्वी और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। कांग्रेस का बंटाधार हुआ है, या यूं कहें कि कांग्रेस हाशिए पर चली गई है बिहार की राजनीति में। और आगे भी हम ये समझेंगे। और याद रखिएगा 20 मिनट के बाद चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है।